नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 to 40 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस करेंगे, जो कि कभी ना कभी कभी एग्जामिनेशंस में आया हुआ है या फिर आने की भरपूर संभावना रहती है। तो उसके आधार पे साइंस के कुछ क्वेश्चंस को एक हम सीरीज बनाएंगे, प्लेलिस्ट बनाएंगे। इसमें आपका फर्स्ट जो ये सीरीज है उसका ये पहला पार्ट है, तो उसमें शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लीमेंट्री यूनिट। तो आप जानते हो कि दो ही तरह के यूनिट पाए जाते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा आपका होता है डेराइव्ड यूनिट। तो आखिर ये कम्प्लीमेंट्री यूनिट क्या है? कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना है तो उसके लिए एक कोई ऐसी चीज़ जिसको अगर ऐड कर दिया जाए तो चीज़ पूरी हो जाती है। तो मतलब कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। ठीक है, तो फोर्स जो हो गया वो आपका डेराइव्ड यूनिट होती है, ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है। हीट भी हो गया आपका डेराइव्ड है, प्रेशर भी आपका डेराइव होता है। अब ऑप्शन सी जो एंगल है, तो एंगल आपका कम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल साइन। कई बार लोग गलती करते हैं, लाइट ईयर, ईयर का मतलब क्या, आप टाइम समझते हो, लाइट का मतलब लाइट। तो ये लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये टाइम का है क्या या फिर शॉर्ट टाइम इंटरवल का है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइट ईयर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया गया डिस्टेंस की, लाइट ईयर जो है वो आपका डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, उसके यूनिट के लिए। तो आपका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की मिनिमम यूनिट क्या है? चार ऑप्शन आपके पास है। एक आपका माइक्रोन है, एक आपका फर्मी मीटर है, एक एंगस्ट्रॉम है, एक नैनोमीटर। तो फर्मी मीटर इसका सही आंसर है, मतलब फर्मी अगर आप बोलो तो फर्मी में मीटर लगा दोगे तो वो सही उत्तर है। लेकिन अब आप समझिएगा कि कभी कभी आपसे केवल इतना ही पूछा था छोटे एग्जामिनेशन में कि आखिर ये माइक्रोन जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन इक्वल टू, तो 10⁻⁻6 करोगे तो ये सारी छोटी यूनिट दिया गया है। ठीक है, फर्मी को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि फर्मी का क्या होता है। और एंगस्ट्रॉम का मैं आपको बता देता हूँ 10⁻⁻10। नैनोमीटर का मैं बता देता हूँ 10⁻⁹ ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड, मतलब कार्य करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके पास एनर्जी, असलेशन, डिस्प्लेसमेंट या फोर्स। तो ये आपका कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ये आपका सिंपल सा सेंटेंस होता है, इसको याद रखेंगे। कई बार इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, एनर्जी। असलेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता, फोर्स कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हो तो ही तो वर्क बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मास। इसमें कौन सा मास का यूनिट है? आप जानते हो कि कई तरह के सिस्टम होते हैं, जैसे आपका एसआई सिस्टम होता है, उसी तरीके से आपका कुछ और सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग देशों में, जैसे ब्रिटिश लोग दूसरा यूज़ करते हैं ना, एफ यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरह के आप इसमें हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि मास का यूनिट नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो डाइन है, वैसे भी आप जानते हो जो डाइन होता है वो आपका फोर्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पाउंड जो है, आप पाउंड को जानते ही हो। ठीक है, विलाज से थोड़ा सा आप उसमें परिचित नहीं होगे, लेकिन केजी जो है वो भी आपका मास का यूनिट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हुज यूनिट इज़ फैरेड। फैरेड जो होती है वो किसकी यूनिट है? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, अगला है आपका कैपेसिटी। तो जो कैपेसिटी को मेजर करते हैं तो वो फैरेड साहब का उसमें काफ़ी योगदान था। तो इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, कैपेसिटी जो कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का लगभग उल्टा होता है। ठीक है, डायरेक्ट उल्टा नहीं बोल सकते, लेकिन रेजिस्टेंस से इसका काफ़ी कुछ ऐसे इक्वेशन हैं जो कि रेजिस्टेंस से मैच करते हैं। सो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी को ही फैरेड में मेजर किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ न्यूटन पर केजी यूनिट। इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको न्यूटन पर केजी कर दिया जाए तो वो सही हो जाएगा। और न्यूटन क्या होता है? मास इंटू असलेशन होता है। मास मतलब केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी ऊपर नीचे कट गया तो बचा क्या? असलेशन। तो ऑप्शन डी सही हो गया। वेलोसिटी हो नहीं सकता, मैंने पहले ही बता दिया। तो न्यूटन मतलब क्या होता है? न्यूटन किसका मात्रक है? फोर्स का मात्रक है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू असलेशन। तो मास को केजी में लिखते हैं, असलेशन असलेशन हो गया, जिसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। तो केजी कट गया, बचा क्या? असलेशन। तो ये मात्रक आपका असलेशन का हो जाएगा। अगला है शक्ति या स्ट्रेंथ जो है, तो वो कैसी क्वांटिटी है? ठीक है, ये स्ट्रेंथ जो है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि टेंसर है कि वेक्टर है? तो आपके पास ऑप्शंस ढेर सारे दिए गए हैं। तो सही बात है कि जो स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, ये तो नहीं कहते हो कि मैंने जो मेरे पास ईस्ट डायरेक्शन में 10 किलो पावर है या फिर 10 किलो के बराबर की पावर है, साउथ डायरेक्शन में इतने की पावर है, तो वो आपका डायरेक्ट पावर जो है तो है, खत्म बात, ठीक है, यूनिवर्सल है वो। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ न्यूटन। इसमें से कौन सा न्यूटन न्यूटन जो है वो किसकी यूनिट है आपको बताना है। ऑप्शन सीधे सीधे हैं, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, एनर्जी हो गया। तो ठीक है, अब एनर्जी को हम जूल, कैलोरी, अर्ग से मेज़र करते हैं। ऑप्शन सी डिस्टेंस की बात करें तो उसको मीटर या सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन फोर्स जो है उसको हम न्यूटन में ही मेज़र करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ हीट। इसमें से कौन सा हीट का यूनिट है? सेल्सियस हो गया, केल्विन हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, और ऑल ऑफ दीज हो गया। हीट जो है, हीट कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा। ठीक है, हम इसको टेम्परेचर कहते हैं। कई बार हीट अगर कहोगे ना तो गलत हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है वो, और उसको हम एनर्जी की यूनिट दे देते हैं। तो यहाँ पे हीट की जगह टेम्परेचर समझिए। फिर आप समझेंगे तो ऑप्शन ए जो सेल्सियस है वो भी सही है, कैल्विन जो है वो भी आपका सही हो जाएगा, फ़ारेनहाइट वो भी सही हो जाएगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, C/5 = -32/9, उससे आप काफ़ी क्वेश्चन निकाले जाते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो पूछा गया कि व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ
क्लियर विज़न, मतलब अगर किसी की आंखें सामान्य हैं, वो उस मनुष्य की सामान्य आंखों से मिनिमम डिस्टेंस जो हम देख सकते हैं बिना किसी धुंधलेपन के, तो क्लियर जो विज़न होता है वो आपका मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, तो वो है आपका ऑप्शन आपके पास है 25, 50, 100 इतने सेंटीमीटर्स पे आपको दिया गया है। तो सही उत्तर आपका 25 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो 25 के बाद अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई चीज़ आपको सही दिख रही है तो आपको किसी तरीके की आँख की बीमारी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर। अब यहाँ पे जनरली आप तीन तरह के मिरर को पढ़ते हो, एक कन्वेक्स मिरर, एक कनकेव मिरर और प्लेन मिरर। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर होता है उसमें आपसे पूछा गया कि रेडियस ऑफ उसका कर्वेचर क्या होता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है कि बिटवीन वन एंड एक्सटर्नल, एक से या उससे ज़्यादा बड़ा होता है, या जीरो होता है, या वन होता है, या फिर इटर्नल होता है। तो आप समझिएगा कि जो प्लेन मिरर होता है वो एक ऐसा कर्व्ड मिरर होता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। तो इसको आपका ऑप्शन डी इटर्नल या इनफाइनाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो आपसे पूछा गया है कि इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में, क्योंकि आप जानते हो ह्यूमन आई भी एक लेंस का काम करता है, लेंस का जो प्रिंसिपल है वो आपका पूरी तरह से इस पर फिट बैठता है। तो कन्वेक्स लेंस मान सकते हो आप। ठीक है, कि दोनों तरफ कन्वेक्स होता है, उस तरह का आपका ह्यूमन आई का भी लेंस होता है। आपसे पूछा गया कि ह्यूमन आई के रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा बनता है। तो ये सेम वैसा ही होगा, आप घबराना नहीं है कि ह्यूमन आई तो मैंने पढ़ाई नहीं, आप ये समझिए कि कन्वेक्स लेंस अगर आपने पढ़ा है तो उसका जो प्रिंसिपल होगा सेम वही चीज़ आपका इमेज बनेगा। सही उत्तर मैं बताता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑप्शन बी है कि इस अपराइट बट गिवन इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो पहली बात आप समझिए कि एक दो तरह की इमेज यहाँ पे बनने की संभावना है। एक तो इरेक्ट बन सकता है, सीधा बन सकता है, इन्वर्टेड बन सकता है, मतलब उल्टा बन सकता है। तो पहली बात तो उल्टा इमेज बनता है, और कन्वेक्स लेंस में आपका लगभग ऐसा होता भी है। ठीक है, एक आध जगह आपका सीधा बन जाता है लेकिन ज़्यादातर उल्टा ही बनता है। तो कहने का मतलब कि इमेज जो है वो आपका इन्वर्टेड बना। ठीक है, और अपराइट का मतलब क्या हुआ कि देखिए बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, या जो आपका रेटिना होता है उस पर बनेगा। अगर आंखें स्वस्थ हैं तो, अगर गलत है, स्वस्थ नहीं है, ठीक है, उसमें आपको मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया ये सारी चीज़ें हैं तो उसकी कंडीशंस कुछ और होंगी। अगला क्वेश्चन है कि आई लेंस जो होता है उसकी खासियत क्या है, कि वो कैसी खासियत रखता है, कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है, कन्वेक्स होता है कि कनकेव होता है। ठीक है, फिलहाल आपके पास ऑप्शन जो है उसके आधार पे आप ये कह सकते हो कि जो आई लेंस होता है वो आपका कन्वर्जेंट टाइप का होता है। ठीक है, तो आई लेंस कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट मतलब समझते हो कि अगर कोई लाइट बीम आप सीधा किसी भी पर्टिकुलर लेंस पे या फिर किसी ग्लास मटेरियल पे रखते हो तो वो कन्वर्ज होकर के कंसंट्रेट हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ द डाइवर्जेंस, अगर वो किसी लेंस वाले सरफेस से टच करता है तो वो आपका डाइवर्ज हो जाता है या फिर वो स्कैटर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन क्या होती है, आप जानते हो कि आई लेंस, ह्यूमन आई जो होती है वो आपका कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस की सेम प्रिंसिपल जो होगी उसको आप कन्वर्जेंट, उसका तरीका होता है कन्वर्जेंट, उसका प्रिंसिपल होता है, उसकी कंडीशन होती है, तो उसी को आप समझेंगे। तो ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन है कि इमेज, यहाँ पे क्वेश्चन आपके ढेर सारे हैं। ठीक है, इसी तरह के हम क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे। सो इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू फार साइटनेस। अब देखिए आप यहाँ समझने वाली बात है कि दो तरह के साइटेडनेस हो सकती है। ठीक है, हिंदी में इसको अगर कहें कि दूर दृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष। तो फार का मतलब हुआ दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और नियर बाई का अगर नियर साइटेडनेस की बात किया जाए, ठीक है, स्मॉल साइटेडनेस की बात किया जाए तो वो आपका निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष का अगर बात किया जाए तो उसमें क्या होता है। ठीक है, तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि रेटिना के बाहर जो रेटिना के पीछे इमेज बनने लगती है। तो अगर ऐसा कंडीशन है कि रेटिना के पीछे बनी जाए, ठीक है, पोस्टेरियर टू द रेटिना, रेटिना के पीछे ही बन जाती है इमेज। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या चाहिए, इसको हम फार साइटेडनेस है, तो उसके लिए हम अगर कन्वेक्स लेंस लगा दें, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो दूर बन रही है उसको कंसंट्रेट करके सीधा रेटिना बना देगा और उसके पावर का कैलकुलेशन करके उस पावर का लेंस हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ऑन रेटिना ऑप्शन बी दिया वो तो बिल्कुल गलत है। बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के से दूर बनता है ऐसा भी नहीं है, रेटिना के पहले नहीं बनता, रेटिना से दूर ही बनता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द स्मॉल होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड। आइरिस ह्यूमन आई अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम कहोगे तो मैं उसको अलग से वीडियो बनाया हुआ है फिलहाल मेरे चैनल पे, उसको आप देख सकते हो, मैं उसको पॉइंट आउट कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। सो द स्मॉल होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस जो होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास है, प्यूपिल कहते हैं, ब्लड प्लेट कहते हैं, या फिर रेटिना, या फिर फ्रंट एंड कहते हैं। तो देखो प्यूपिल ही कहते हैं उसका, ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो मजेदार क्वेश्चन है कि इसमें द कैपेसिटी ऑफ कन्वेक्स लेंस इज डायोप्टर, इट्स फोकस विल बी डिफरेंट ना। आपसे पूछा गया कि अगर किसी लेंस का कन्वेक्स या कनकेव लेंस तो हो सकता है। तो देखिए एक बार और बात समझने वाली बात है कि कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, और पावर को, लेंस के पावर को किससे मेजर करते हैं, उसका यूनिट है डायोप्टर। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई कन्वेक्स लेंस है और उसका जो कैपेसिटी है वो आपका डायोप्टर में कुछ दिया गया है, तो उसका जो फोकस होगा विल बी डिफरेंट। तो फोकस कितना होगा, कैसे होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में जो कन्वेक्स लेंस का जो पावर दिया है इसने केवल डायोप्टर लिया, तो यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि 2 डायोप्टर कहा जा रहा है। अगर पावर जो है वो आपका 2 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो आप समझिएगा ध्यान से कि पावर इक्वल टू होता है 1 अपान फोकल लेंथ इन मीटर। अगर मीटर में फोकल लेंथ को लिखा जाए तो 1 अपान अगर उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो चीज़ें बन जाएंगी, वो पावर बन जाएगा। तो जैसे कि 1 अपान डायोप्टर कितना था आपका, 2 था,
तो 1/2 करोगे तो वो आपका मीटर में चला जाएगा, तो आधा मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि डायोप्टर 2 है, अगर 1 डायोप्टर या केवल सिंगल डायोप्टर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन काफ़ी ठीक है। इसमें पूछा गया कि व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, अगर प्रिज्म के अंदर से कोई भी लाइट पास करती है अंडर द डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन होता है तो विच कलर हैज़ मैक्सिमम डेविएशन ऑफ लाइट। आप देखते होगे कि लेंस में जब कोई भी प्रिज्म से कोई भी पर्टिकुलर वाइट लाइट पास होती है तो वो उसके 7 कलर दिखाई देते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो डेविएट होकर के बाहर निकलता है तो किसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन डी जो है वो आपका वायलेट पिगमेंट था, ठीक है। तो इसमें फिर से एक बार प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप समझिएगा कि रेड, ग्रीन, ब्लू और पिगमेंट है, तो वायलेट पिगमेंट आप समझ लीजिए उसको, या फिर वायलेट कलर समझ लीजिए। आप जानते हो कि विबग्योर होता है, ठीक है, तो डेविएशन जो है वो आपका सबसे अधिक वायलेट का होता है, फिर आपका इंडिगो का होता है, उसके बाद ब्लू का होता है, फिर ग्रीन का, फिर आपका येलो का, फिर ऑरेंज का, फिर उसके बाद आपका लास्ट में रेड का जो डेविएशन वो सबसे कम होता है। इतना तो आप समझ सकते हो। तो रेड का डेविएशन सबसे कम, अगर इसमें यही पूछ लेता कि मैक्सिमम की जगह पे मिनिमम डेविएशन किसका होता है लाइट का, तो आप रेड बता देते। अगर आपके पास ऑप्शन 3 ही या 4 ही है, जैसे मान लीजिए मैं डी वाला ऑप्शन भूल जाऊँ थोड़ी देर के लिए, तो आपके पास क्या बचेगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो विबग्योर के हिसाब से VIBGYOR, तो बी सबसे पहले आ गया ना, तो मतलब वी से शुरू करिए, तो जो बी पहले आ गया इसका मतलब है कि बी का जो है डिविएशन सबसे अधिक होगा इन तीनों में, ऊपर के तीनों में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि यूज्ड इन आई ग्लासेस फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अगर मायोपिया से कोई भी आदमी सफ़र कर रहा है तो उसके लिए कौन सा आई ग्लास ठीक रहेगा, कौन सा लेंस रहेगा। मिरर तो लगता नहीं, CD तो बेकार हो गया। ऑप्शन ए और बी पूछा गया, तो देखो मायोपिया जो है उसमें आपका कनकेव लेंस आपका यूज़ होता है। कन्वेक्स लेंस किस में यूज़ होगा, हाइपरमेट्रोपिया में। यह बात याद रखो, कई बार एग्जामिनेशन से पूछ लेता है। अगला है कि सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज़ ड्यू टू। जो सैटेलाइट है वो आपका अपने अर्थ पे, अपने ऑर्बिट पे घूमता रहता है अर्थ के चारों तरफ, ये किसकी वजह से होता है, ये कौन सा फोर्स है या फिर कौन सा साइंस का प्रिंसिपल है जो इस बात को सेटिस्फाई करता है या फिर इसको मैच करता है उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को। ऑप्शन आपके पास है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और लैक ऑफ इट, या फिर उसके लैक की वजह से वो आपका ऑर्बिट मूव करता है, तो ये सही उत्तर नहीं है। इसके बाद आपका सम अदर फोर्स, तो सम अदर फोर्स स्पेसिफिक तो करो। अगर आपका पास ऑप्शन नहीं मिलता तब जाकर के इस ऑप्शन पे आएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंटीपिटल फोर्स। तो फ्यूगल मतलब और पिटल में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब कि सेंटर से दूर की तरफ भागना, और सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर पे लेके आना, ठीक है, सेंटर पे लगना फोर्स, सेंटर से दूर की तरफ नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑप्शन डी सही है, समझिएगा इसको बात को। जैसे आप कभी रस्सी बांध करके कोई छोटा सा पत्थर आप घुमाते हो, तो वो जो पत्थर है वो क्यों घूमता है, क्योंकि आपने उसको रस्सी से अपने हाथ जो कि आपका सेंटर है उससे घुमा रहे हो, तो ये सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है क्योंकि रस्सी में टेंशन होता है। सेम वही कंडीशन ग्रेविटेशनल की वजह से, ठीक है, जब वो चक्कर लगाते हैं तो चक्कर लगाते तो ग्रेविटेशन पुल करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स करता तो है लेकिन पुल करता है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक एक्सपीरियंस्ड फोर्स होता है जो कि आपका अर्थ एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि इफ़ अ पर्सन सिटिंग इन अ लिफ्ट देन व्हेन विल फील दैट हाई हिज वेट गेट्स इंक्रीज। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी आप लिफ्ट में आदमी बैठा हुआ है तो नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, तो आप बताइए कि किस कंडीशन में वो ये फील करेगा कि मेरा भार जो है मेरे खुद के भार से ज़्यादा है। अगर उसको वेइंग मशीन में नापा जाए उसको, ठीक है, तो भार वाली मशीन में, तो कैसे समझिएगा कि जब आदमी नीचे जाता हुआ होता है तो ठीक है ग्रेविटेशन भी नीचे जाता है, तो जो रिलेटिव असलेशन हो जाता है वो कम हो जाता है, तो उसका वेट कम हो जाता है। लेकिन वही आदमी जब ऊपर उठता है तो ऊपर उठेगा तो उसका रिलेटिव असलेशन से नीचे लगेगा, जस्ट उल्टा, सूडो फोर्स उल्टा लगता है हमेशा। तो सूडो फोर्स भी उल्टा लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी उल्टा लगेगा, तो मतलब सूडो फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मिला करके उसका जो एक्चुअल वेट है उससे ज़्यादा का वेट दे देंगे। इसलिए ऑप्शन सी जो दिखा हुआ है कि व्हेन द एलिवेटर गोइंग अपवर्ड, ठीक है, एक्सपेंडिशनली, कहने का मतलब समझते हो कि असलेशन से होकर जाना चाहिए। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर असलरेट होकर जाएगा तो उसका वेट उसको अपने वेट से थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको समझना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो आपका फैथोमीटर होता है वो यूज होता है फॉर मेजरिंग, किसको मेजर करने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन सी पे सीधा आते हैं, डेप्थ ऑफ सी के डेप्थ को मेजर करने के लिए। ये भी आपका कह सकते हो गहराई या फिर डिस्टेंस को मेजर करता है, तो ये फैथोमीटर इसको यूज़ करता है, एक पर्टिकुलर आप इसमें आपका यंत्र है। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है, ठीक है। साउंड वेव आर डैश वेव, तो साउंड वेव आपका किस तरह का वेव होता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन हैं ABCD। सो यहाँ पे आपसे पूछा कि फॉल्स कौन है, तो मैंने क्या किया है कि करेक्ट जो है उसको लिख दिया है, तो बाकी चीज़ों को आप देख लो। तो साउंड वेव जो होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, ठीक है। आप कई तरह के वेव्स को पढ़ते होंगे, ठीक है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है कि अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फ्रंट इन द सेम डायरेक्शन। अब जैसे मान लीजिए दो चीज़ें होती हैं कि वेव जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो कंपन भी करे। देखो भाई वेव का मतलब क्या होता है कि वाइब्रेट करना, ठीक है, तो मतलब वाइब्रेशन से चलता है, तो हो सकता है कि वो जिधर चल रहा है जिस डायरेक्शन में
उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कंपन करे तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। लेकिन जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में अगर कंपन करे तो उस कंडीशन को आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। तो फॉल्स आप समझ लीजिए कौन कौन से होंगे, ऑप्शन ए सी डी फॉल्स हो जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन टू द स्पीड ऑफ साइकिल व्हेन इट ट्रैवल ऑन अ रफ सरफेस। अगर रफ सरफेस पे साइकिल को चलाया जाए तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन सेम रहेगी या फिर क्या होगा। तो देखिए कंडीशन क्या है कि जब आपका रफ सरफेस में आप स्पीड होता है तो आपका स्पीड कम हो जाती है क्योंकि उसमें आपका फ्रिक्शन भी मेजर रोल प्ले करता है। हु हैज़ द मैक्सिमम फील्ड ऑफ विजन। इसमें से 4 ऑप्शन है तो आपको पूछा जा रहा है कि विजन का जो फील्ड है या फिर जो दिखाई देता है तो सबसे अधिक किसमें दिखाई देता है, प्लेन मिरर में, कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में, या फिर आपका ऑल ऑफ देम। देखिए भाई प्लेन मिरर का मतलब हुआ कि उभरा हुआ कोई सरफेस होता है, अगर उसको हम पॉलिश कर दें तो उस पर जब लाइट आप मारोगे तो उसमें पूरा जगमगा उठेगा, बहुत तेज़ी से स्कैटर्ड होगा। कनकेव में क्या होता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें से कौन सा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल नहीं है। देखो रिफ्लेक्शन होता है मतलब कि सरफेस से ही लौट जाना, रिफ्रैक्शन का मतलब है कि सरफेस के अंदर घुस जाना, दूसरे मीडियम में जाना और फिर वहाँ से बाहर निकलना। ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार तो रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। मिराज जो होता है वो भी उदाहरण होता है। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू अ मीडियम, जब लाइट बेंड होती है किसी मीडियम से पास होने पर तो ये भी एक रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका इसमें से गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन डी सही है। सो द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, तो टी इक्वल टू 2π/L/g आप समझते हो। तो लेंथ पे डिपेंड करता है और अर्थ के ग्रेविटेशनल पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, मास पे नहीं डिपेंड करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता। ऑप्शन बी आपका लेंथ करेक्ट ऑप्शन है। अगला आपके पास है कि अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइस क्रीम देन इट्स अदर एंड। अगर आप किसी भी वुडन स्पून को, मतलब कि लकड़ी का कोई भी आपने छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको आप आइस क्रीम के कप में डुबो देते हो तो उसमें क्या होगा, उसका सेकंड जो पोर्शन होगा, सेकंड पोर्शन होगा, साइड होगा, वो कैसा होगा, क्या वो कोल्ड होगा, तो नहीं कोल्ड होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। इसमें मेटेलिक कंडीशन जो होती है, आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो मॉलिक्यूल से ट्रांसफर कर देती है हीट को या फिर हीट को रिलीज कर देती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए सेकंड पोर्शन जो आइसक्रीम का होगा वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, किलो हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ विच मेजर। आपसे पूछा गया कि जो किलो हर्ट्ज होता है वो किसका यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडियो वेव्स होती हैं उसकी फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए हम जनरली किलो हर्ट्ज को यूज़ करते हैं। अगला है कि बार इज़ द यूनिट ऑफ, बार जो होता है वो किसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर की नहीं होती, हीट की नहीं होती, करंट की नहीं होती। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बार में मेजर कर सकते हैं, कुल मिला के प्रेशर का यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो 1 जूल होता है उसको अगर अर्ग से कंपेयर करें तो कितना होता है। तो इसको आप रट्टा मान लो 10⁻⁷ अर्ग जो होता है वो एक आपका जूल के बराबर होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे, द पर्पस ऑफ चोक इन ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में जो चोक लगाया जाता है उसको, उसका क्या कारण है उसको चोक लगाने का, समझिएगा। इंक्रीज द वोल्टेज मोमेंटरीली, कहने का मतलब है कि अगर आपका तुरंत वोल्टेज बढ़ाना है, ठीक है, तो तुरंत वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम चोक लगाते हैं, जिससे कि आपका जैसे ही आपका लाइट बढ़ती है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका वोल्टेज तेजी से कवर कर ले। तो आज हमने साइंस का फर्स्ट पार्ट में कई ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसी तरह के अगर वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई कमेंट है आपको तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हो। धन्यवाद।